हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। और हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहले हम नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेंगे। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति व आधार से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो की आयु तक। इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 115 के क्लॉज अनुच्छेद 151 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151 के क्लॉज 2 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी का समझा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता, सही है। ऑप्शन बी, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। कथन 2 भी सही है। कथन 3, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। कथन 3 गलत है। कथन 4 है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। कथन 4 भी गलत है क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो आंसर हुआ केवल 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 में दिया गया है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है जबकि कथन 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। कथन 1 सही है। कथन 2, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। कथन 2 गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी। कथन 1 है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कथन 1 सही है। कथन 2, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। कथन 2 भी सही है। कथन 3, लोकसभा में बोल सकता है। कथन 3 भी सही है। कथन 4, लोकसभा में मतदान कर सकता है। कथन 4 गलत है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 88 में अब कथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर कोई मत देने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, जबकि कथन 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 14, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन में सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, क्योंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो, तो वहां उत्तर महान्यायवादी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी, अटॉर्नी जनरल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 18, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महान्यायवादी, और ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये सही है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथन ऑप्शन ए और 2 सही है, उसके बाद ऑप्शन सी हो गया गलत। दिए गए प्रश्न में विकल्प सी के साथ साथ विकल्प डी भी सही नहीं है। यहाँ विकल्प डी में उपरोक्त सभी सही है रहता तो विकल्प सी केवल सही होता। क्वेश्चन नंबर 20, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का एक सॉलिसिटर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 22, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 क्लॉज 3 ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राइट आंसर ऑप्शन ए महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। कथन एक गलत हो गया, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कथन दो, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। कथन दो भी गलत है, तो इसके दोनों कथन गलत हो गए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, तथा कथन एक गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, अतः कथन दो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तथा अनुच्छेद 151 क्लॉज 2 के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है, अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। ऑप्शन बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ऑप्शन डी गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12 के क्लॉज 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 4 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान। क्वेश्चन नंबर 33, कथन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कथन ए सही है। कथन बी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन बी भी सही है। दोनों कथन सही है और कथन बी कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को अनुपालन हो रहा अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये सही है। कथन ऑप्शन बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी भी सही है। ऑप्शन सी है, सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ऑप्शन डी गलत है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा है, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। तीसरा, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। चौथा है, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों को लेखा परीक्षा करता है। और पांचवा है, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। कथन एक सही है। कथन दो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। कथन दो भी सही है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? कथन एक, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। कथन एक गलत है। कथन दो,
कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। कथन 2 सही है। कथन 3, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया। कथन 3 भी सही है। कथन 4, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लोक परीक्षा और लेखा जांचते समय वे कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। कथन 4 गलत है। आंसर होगा 2 और 3 सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151 के क्लॉज 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है, अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 40, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। इसे उसी आधार और उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के सबक्लॉज 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा समिति तक रह गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1976 में। सीएजी कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976
में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के लेखों को तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 44 राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। राइट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका ये कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 48 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारी, सूची 2 में संस्थान। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित है राज्यसभा से, ये हो जाएगा 3। उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संबंधित है लोक लेखा समिति से, इनका हो जाएगा 1। उसके बाद भारत का महाधिवक्ता ये संबंधित है उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, इसका हो जाएगा 4। डी है भारत का महान्यायवादी, ये संबंधित है लोकसभा की बैठक से, इसका हो जाएगा 2। आंसर होगा 3, 1, 4, 2। राइट आंसर ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।
अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।